हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ चैप्टर 3 बुक 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी, इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपको करंट पढ़ने से पहले कुछ बातें मैं बता दूं। आप जानते हो कि किसी भी बॉडी में 3 तरह के बॉडी होते हैं। एक होता है इंसुलेटर, एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर। दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन जो कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। इसे हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। मोबाइल मीन्स व्हाट? फ्री, विच कैन गो एनीवेयर, कहीं आ सकता है, जा सकता है। और एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो फ्री नहीं होता, जो बॉन्ड में बंधा होता है, बॉन्डिंग में होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो फ्री नहीं होता। मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप समझो, आप ध्यान। मैं कहना ये चाह रहा हूं बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, कहीं आ सकते हैं, जा सकते हैं, उसे हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो फ्री नहीं होते वो बॉन्डेड होते हैं, वो फ्री नहीं होते। तो होता क्या है कि एक कंडक्टर में, इसमें इंसुलेटर में तो पॉसिबल ही नहीं है, सेमीकंडक्टर में भी उतनी कंडक्टिविटी नहीं होती, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। मेन जो कंडक्टर है, इसमें क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली यहां वहां मूव करते हैं। रैंडमली दे मूव, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं, इधर उधर जाते जाते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन के चलने से, मूवमेंट से ही बनता है करंट। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको कंडक्टर में एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। बिना वोल्टेज अप्लाई किए आप करंट नहीं बना सकते। तो क्या कहा गया कि कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं के कंडक्टिविटी से, उन्हीं के मूवमेंट से बनता है करंट। ये कंडक्टर में कब? कंडक्टर में भी दो पार्ट होते हैं। सॉलिड, अगर वो सॉलिड मीडियम है तो, सॉलिड मीडियम है तो, सॉलिड कंडक्टर है तो। लेकिन अगर यही कंडक्टर, कंडक्टर किसे कहते हैं? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन के चलने से, मूवमेंट से कंडक्टिविटी बनती है। अगर यही कंडक्टर लिक्विड मीडियम है तो वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, वहां आयंस होते हैं। क्या होते हैं? आयंस। आयंस जानते हो ना, आयन, अनायन। ये तो कंडक्टर में सॉलिड मीडियम है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर में लिक्विड मीडियम है तो वहां आयंस, आयंस के मूवमेंट से करंट बनता। और हर तरह के लिक्विड में ये पॉसिबल नहीं है, कुछ ही लिक्विड में पॉसिबल है, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जिसमें कटायन अनायन बन सकता हो, टूट सकता हो। जैसे आपको पता है प्योर वाटर में नहीं होता, क्योंकि वहां H+ OH- नहीं बनता, कटायन अनायन नहीं बनता। और बात करते हैं गैसेज मीडियम। तो गैसेज मीडियम में भी करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम ला सकते हैं। कौन से मीडियम में बच्चे? अगर वो मीडियम आपका कैसा है? गैसेज मीडियम है। गैसेज मीडियम में भी आयंस होता है। कि गैसेज मीडियम में कब है? कंडीशन सुन लो, जब लो प्रेशर हो, जब वो गैस लो प्रेशर और बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया। क्योंकि कोई भी मीडियम हो, सॉलिड मीडियम हो, लिक्विड मीडियम हो, गैसेज मीडियम हो, बाहर से वोल्टेज तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चलने से थोड़ी करंट बन जाएगा, सिर्फ आयंस के चलने से थोड़ी करंट बन जाएगा। बाहर से वोल्टेज तो देना पड़ता है, तो वोल्टेज तो सब में सप्लाई देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज और लो प्रेशर होना चाहिए, तब आयंस के कंडक्शन से करंट बनता है। लिक्विड में, हर तरह के लिक्विड में होता नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट में होता है, जो कटायन अनायन में टूट सकते हैं, आयंस आ सकते हैं। और सॉलिड मीडियम में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, इसे हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कहा करते हैं। यस, दैट इज द पॉइंट। तो ये करंट का कैसे कैसे आता है सब मीडियम में, ये मैंने बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो करंट है बेटा, करंट
निकालने का जो फॉर्मूला है वो है dq बाई dt। यस, वो तो करंट का डेफिनेशन था। फॉर्मूला याद रखना, dq बाई dt यानी के रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। व्हाट यू कैन से, व्हाट यू कैन से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यस, इट गिव्स द करंट, यही हमें देता है करंट। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से, कूलम पर सेकंड। शॉर्ट में हम इसे क्या कहते हैं, एम्पियर कह सकते हैं। कूलम पर सेकंड या एम्पियर चलता है, सब चलता है। कूलम पर सेकंड कहो, एम्पियर कहो, दीज आर द सेम थिंग। ओके, अब क्या कहा गया कि करंट, जब ये टॉपिक हो गया करंट होता क्या है, बनता कैसे है, फॉर्मूला क्या है, जब इतना समझ गए तो अब इसमें एक टॉपिक शुरू होता है जिसे हम कहते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड, इसे हम v के नीचे स्मॉल डी लिखते। अब आया पेपर में कि ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, इसको पूरा डिवाइन करो, डिराइव करो, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, करंट के साथ रिलेशन आता है। जरा मैं आज पूरा टॉपिक ही फिनिश करता हूं, ड्रिफ्ट से रिलेटेड सारा टॉपिक फिनिश कर दूंगा। अगली क्लास में जब हम आएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, पता है क्या, अगली क्लास में मैं पढ़ाऊंगा ओम्स लॉ। ओके, ड्रिफ्ट स्पीड क्या है जरा सुनो। मान लो आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर अक्सर कॉपर का ही होता है। ओके, अब अभी आपने कोई बाहर से बैटरी कोई वोल्टेज नहीं जोड़ा है, तो अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो चल ही रहे होंगे, वो तो चलते ही चलते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो जब आप एक कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन वो कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक सिस्टमेटिक वे में नहीं मूव करेंगे, वो रैंडमली मूव करेंगे, और जिस स्पीड से मूव करेंगे उसे हम थर्मल स्पीड कहेंगे। क्यों क्यों कहेंगे थर्मल स्पीड, क्योंकि ये थर्मल एनर्जी से चल रहा है। पता है आपको, एक चीज एनर्जी नेचुरल होती है, थर्मल एनर्जी सबके पास होती है, हीट एनर्जी सबके पास होती है। तो एक कंडक्टर में जब आप बैटरी नहीं जोड़ते हो, जब आप कोई सेल वेल नहीं जोड़ते हो, कुछ भी नहीं जोड़ते हो, उस समय जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है वो जिस वेलोसिटी से करता है उसे थर्मल स्पीड का। क्यों, क्योंकि वो थर्मल एनर्जी के कारण चलता है, ड्यू टू द थर्मल एनर्जी चलता है, तो इसे हम थर्मल स्पीड कहते हैं। तो मान लो U1, U2, U3, ये सब सभी इलेक्ट्रॉन की क्या है, n इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल स्पीड है। लेकिन होता क्या है, इन जितने भी आपके थर्मल स्पीड हैं, जितने भी थर्मल स्पीड है बेटा, सबकी एवरेज वैल्यू जब निकाली जाती है तो 0 हो जाती है, सबकी एवरेज वैल्यू। मतलब समझ रहे हो आप, जब सबकी एवरेज वैल्यू निकाली जाती है, किसकी, सभी थर्मल स्पीड की, U1 प्लस U2 अपॉन n, तो ये 0 हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे कौन सी स्पीड से, थर्मल स्पीड से, वो उनकी एवरेज वैल्यू 0 हो जाती है, तभी इलेक्ट्रॉन घूम टहल के उसी जगह पे वापस आ जाते हैं। तभी इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, घूम के उसी जगह पे वापस आ जाते हैं। यस, कोई फायदा नहीं, करंट तो बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, वो तो उसी जगह पे वापस आ गए सारे। ये तब की बात होती है जब कोई बैटरी से आप कनेक्ट नहीं करते हो, तब हो गया। अब क्या किया गया, अब इस कंडक्टर को मैंने क्या किया, अब इस कंडक्टर में मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया बेटा, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, समझो मेरी बात को, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, एक एंड माइनस एक एंड प्लस बना दिया, ये माइनस और ये प्लस हो गया। सुनो अब ध्यान से समझो, आप जैसे ही बैटरी कनेक्ट कर दोगे, जैसे ही कंडक्टर के साथ सेल जोड़ दोगे, तुरंत उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पता है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, तुरंत उसी समय इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, इमीडिएट उसी समय। और आपको पता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, तो कहीं पर भी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है तो उसके अंदर जितने भी चार्जेस है वो फोर्स फील करना शुरू करेंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q × E, जो वोल्टेज अप्लाई किया वो है V,
V वोल्टेज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो होगा क्या कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फोर्स फील करना शुरू कर देंगे, Q इंटू ई, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड Q फॉर चार्ज। लेकिन मैं एक बता दूं कि E, अगर मैं E लिखूं तो इसका मतलब समझ जाना मैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं। स्मॉल e का मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई मीन टू से कि तुरंत जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सब के सब फोर्स फील करना शुरू कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। फिर आप बोलोगे सर जब फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन भी आएगा, तो सब इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। फॉर्मूला पढ़ा है आपने एक्सेलरेशन का, फोर्स अपॉन मास, ई अपॉन एम। और जब एक्सेलरेशन आ जाएगा तो क्या होगा, क्या करता है एक्सेलरेशन, सारी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को चेंज करना शुरू करेगा। चेंज इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अब क्या होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर बना देता हूं, यहां जगह नहीं रखूंगा, मैं बाहर अंदर, यहां मैं बाहर बना रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव्स खुद होते हैं, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां से यहां से यहां से चलना शुरू कर देंगे। अब वो अपनी जगह पे वापस नहीं आएंगे, अब ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो सब निगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ प्रॉपर्ली जाना शुरू कर देंगे, चलना शुरू कर देंगे, जिसके कारण क्या बनेगा, यहां करंट बनना शुरू, यही कहानी होती। तो अब क्या होता है, जब एक्सेलरेशन आ जाता है तो अब जिसकी स्पीड u1 थी वो बदल जाएगी, जिसकी स्पीड u2 थी वो बदल जाएगी। क्यों बदलेगी अब स्पीड, इसलिए बदलेगी स्पीड क्योंकि अब क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या आ गया, सबकी v में चेंज आया, इसलिए सबकी स्पीड अब बदलना शुरू हो जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे एक टाइम होता है टाउ, हालांकि टाइम को हम टी से इंडिकेट करते हैं, बस यहां पे टाउ कहते हैं। टाउ को कहते हैं बेटा रिलैक्सेशन टाइम। बोलोगे सर ये क्या चीज है, मैं आपको समझा दूं, इसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है निगेटिव से पॉजिटिव एंड, कब बैटरी कनेक्ट करने के बाद, कब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, कब फोर्स फील करने के बाद, कब एक्सेलरेशन आने के बाद, कब जब चेंज हो गई तब। तो होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना तो उसको और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, कोई अकेला इलेक्ट्रॉन तो है नहीं कि मैं अकेला मूव करूंगा। इवन कंडक्टर भी किसका बना होता है, कॉपर का, तो उसके भी एटम्स और आयंस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एकदम फ्रीली नहीं चल पाते, वो टकरा टकरा के बढ़ते हैं, थोड़ा सा कोलाइड करते हैं फिर बढ़ते हैं, थोड़ा सा कोलाइड करते हैं फिर बढ़ते हैं, थोड़ा सा कोलाइड करते हैं फिर बढ़ते हैं, यानी कोलाइड कर करके आगे निकलते हैं। लेकिन उनको थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है चलने का, एकदम फ्री टाइम नहीं दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ कैसे पाएंगे। हर इलेक्ट्रॉन का थोड़ा थोड़ा फ्री टाइम होता है, उसी फ्री टाइम में बढ़ते हैं फिर टकरा जाते हैं, फिर एनर्जी लूज कर गए, फिर एक्सेलरेट हुए, फिर गए, फिर टकरा गए। एकदम फ्री नहीं होते कि चल जाए, एकदम फ्री नहीं हो पाते ना, एकदम ही कॉम्पैक्ट होते हैं, थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है चलने का, उसी को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्स एकदम, कोई टक्कर नहीं हो रही उसकी, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और इसी रिलैक्सेशन टाइम में वो अपने आप को लेकर आगे बढ़ते हैं, इसी रिलैक्सेशन टाइम याद रखें। और इसी टाइम में वो अपने आप को एक्सेलरेट करके वेलोसिटी भी बदलते हैं। तो मान लो अब उनकी वेलोसिटी u1 जिसकी थी वो v1 हो गई। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, v निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने फिजिक्स में 9th क्लास में, वेलोसिटी निकालने का याद है, u + at। जगह नहीं होती यार, बड़ा बोल लेना पड़ेगा भाई, है ना। क्या फॉर्मूला होता है v निकालने का, बताया ना आपने, v निकालने का फॉर्मूला क्या होता है फिजिक्स में बेटा, u + at, याद करो 9th क्लास में। तो इस पैटर्न में v1 कितना हो जाएगा, u1 + a-τ1, v2 कितना हो जाएगा बेटा, u2 + a-τ2। सबकी स्पीड ऐसे निकलने लगेगी, सबकी स्पीड निकलने लगेगी। अब जो स्पीड आई, पहले स्पीड क्या थी, किसी की u1 थी, किसी की u2 थी, वो तो थर्मल स्पीड थी, लेकिन उनकी एवरेज वैल्यू 0 हुआ करती थी, इलेक्ट्रॉन वहीं आ जाया करते थे, करंट वरेंट नहीं बनता था। बैटरी लगाने के बाद ये सब कहानी आई, एक्सेलरेशन आया, v में चेंज आया। अब ये जो स्पीड है, पहले की v1 दूसरे की v2, इस स्पीड से सभी इलेक्ट्रॉन एंड टू एंड जाना शुरू कर देंगे, अब वापस नहीं आएंगे, अब मूव करेंगे और करंट बनाएंगे। तो अब जो स्पीड आई, इनका जो एवरेज वैल्यू होगा सभी का v1 का, v2 का, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका जो एवरेज होगा, n इलेक्ट्रॉन है, उसी को कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। ये है ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट स्पीड इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, कब, आफ्टर अप्लाइंग द वोल्टेज, कब,
आफ्टर अप्लाइंग द फील्ड। कब? व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू मूव, ड्रिफ्ट, पूरा ग्रुप चले तो उसको ड्रिफ्ट कहते हैं, ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू अनदर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी एक इलेक्ट्रॉन की नहीं होती, सभी इलेक्ट्रॉन की एवरेज होती है। जो बैटरी से जोड़ने के पहले वो एवरेज थर्मल हुआ करता था, उसे एवरेज थर्मल स्पीड कहते थे, जो कि 0 हुआ करता था क्योंकि थर्मल एनर्जी के चलते आता था। लेकिन ये ड्रिफ्ट स्पीड है, ये भी अभी भी वही एवरेज ही है, लेकिन कब? जब बैटरी जोड़ देते हैं तब, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। और ये सभी का एवरेज स्पीड होता है, जिससे वो सभी इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एंड तक पहुंचकर करंट बनाते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन एंड टू एंड नहीं आएगा, करंट का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसको कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, बेसिकली इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन बाय व्हिच ऑल द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर। याद रखना। अब सुनो, अब v1 की वैल्यू रखा जाए, टाइम को टाउ ले रहे हैं, तो u1 प्लस a टाउ 1, v2 को क्या लिख दोगे? u2 प्लस a टाउ 2 अपॉन कितना? n। ये तो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसमें से एक काम करो, इसमें से एक काम करो, u1 को अलग कर लो, u1 अलग, u2 अलग, अपॉन n। क्या किया मैंने? u1 u2 को अलग कर लिया, बाकी जो टर्म बचा 8 टाउ 1 8 टाउ 2, इसमें a को अलग कर लो, कॉमन ले लो, ये तो है आपका, यही सब बन रहा है ड्रिफ्ट स्पीड ना। अब जब इतना आपने कर लिया तो थोड़ी सी जगह मुझे और, बस इतनी, ये जगह अलग कर लेते, ध्यान से देखना, ये अलग है, यहां से यहां जा रहा हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, जब आपने इतना कर लिया, एक मिनट रुको, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको यहां से वहां स्पेस बना लिया, हो गया। अब एक काम करो बेटा, अब काम आप ये करो कि अब आपने क्या किया? ड्रिफ्ट स्पीड क्या है? सभी जो इलेक्ट्रॉन्स की अब जो स्पीड आई उनका एवरेज है, ये था ना, उनका क्या था? एवरेज था। v1 को क्या लिख दिया आपने? u1 प्लस a टाउ 1, v2 को क्या लिख दिया आपने? u2 प्लस a टाउ 2, फिर u1 u2 को एक तरफ, ये कॉमन लेके इसको एक तरफ, हो गया। अब देखो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होने जा रहा है, देखो ध्यान से। अब देखो बेटा, तो मैंने इधर लिख दिया पहले, ओके, ये तो वही आ गया पहले वाला एवरेज थर्मल u1 u2 का एवरेज, जो कि 0 है, प्लस a, और ये देखो तो बेटा टाउ 1 रिलैक्सेशन टाइम, सबके इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज बन रहा है, तो इसको क्या लिख दोगे? a इंटू टाउ एवरेज। अब क्या करो? a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दो, क्या a की वैल्यू है? e बाई m, तो आ गया E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रिक फील्ड, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इसका पूरे इलेक्ट्रॉन का। बहुत सारे बुक में यहां माइनस भी लगा हुआ है, उसने इलेक्ट्रॉन का माइनस साइन भी ले लिया है क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द व्हाट? ड्रिफ्ट। ये फॉर्मूला किसका है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का याद रखना, ये फॉर्मूला किसी एक इलेक्ट्रॉन का नहीं होता, ये फॉर्मूला जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी का एवरेज वैल्यू होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड आते हैं। कब? बैटरी अप्लाई करने के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। जब तक नहीं किया था तब तक वो थर्मल स्पीड से मूव कर रहे थे, जिनकी एवरेज वैल्यू 0 थी, कोई फायदा नहीं, वहीं पे घूम के आ जाते थे। ये तो फॉर्मूला याद रखना ड्रिफ्ट स्पीड का, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम समझ में आ गया? रिलैक्सेशन टाइम क्या है? रिलैक्सेशन टाइम क्या है? रिलैक्सेशन टाइम वो है जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं तो टकरा टकरा के चलते हैं, तो जो अगले कॉलिजन से और पहले कॉलिजन के बीच जो फ्री टाइम मिलता है, रिलैक्सेशन टाइम, कंसेक्यूटिव कॉलिजन के बीच में जहां वो इजीली मूव कर पाते हैं, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। अब आप जब सेकंड चैप्टर में थे तो याद करो, मान लो मैं एक बात बोलूं, इस कंडक्टर की लेंथ L है, लंबाई L है और वोल्टेज V है, तो आपको याद है या नहीं याद है? मुझे तो याद है कि हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, याद करो V बाई L। अगर आप क्या बोलोगे?
अगर आप क्या कर दोगे बेटा, अगर आप वोल्टेज को लेंथ से डिवाइड कर देते हो, V का मतलब वोल्टेज, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड कर देते हो किससे, लेंथ से, डिस्टेंस से, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे पोटेंशियल को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। तो उस फॉर्मूले से मैं ड्रिफ्ट स्पीड को लिख सकता हूं E G M L however। चीज याद रखना, ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये भी ड्रिफ्ट स्पीड का है। फर्क इतना है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में था, ये वोल्टेज में आ गया। और ये भी आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में आता है तो करंट हमेशा इस डायरेक्शन में, पता है ना आपको, इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, इलेक्ट्रॉन माइनस लगा सकते हो, तो करंट हमेशा अपोजिट, करंट हमेशा हाई से लो वोल्टेज की तरफ जाता है, इलेक्ट्रॉन लो से हाई की तरफ। और ये दोनों फॉर्मूला ड्रिफ्ट स्पीड के हैं। फर्क है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में है और ये वोल्टेज और लेंथ में। अब मैं आपसे 2-3 कॉन्सेप्चुअल बात पूछूंगा। तो यहां से एक चीज सीखने को मिला कि ब्लू नहीं चाहिए, ब्लैक चाहिए, है ना, ब्लैक इज बेस्ट। तो क्या मिला बेटा, अरे फिर ब्लू आ गया यार, ये तो कॉमेडी हो रही है भाई, तो नहीं कोई हॉरर शो चल रहा है, हम कर रहे हैं सिलेक्ट ब्लैक और अपने आप आ जा रहा है ब्लू। अब देखो, अब तो ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के देखो डायरेक्टली हो रही है, वोल्टेज के भी डायरेक्टली हो रही है, लेंथ के इनवर्सली हो रही है। ये सब बात भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आता है पेपर में। एक सवाल आया कि अगर कंडक्टर में जो हमने बैटरी जोड़ा है, अगर इसके वोल्टेज को बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो ड्रिफ्ट स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, यू विल टेल इंक्रीज हो जाएगी। लेंथ अगर लंबाई बढ़ा दे कंडक्टर की तो क्या फर्क पड़ेगा, लेंथ के इनवर्सली, बोलोगे ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाएगी। और मैं एक और बात बताता हूं, तो ध्यान से सुनो, एक बात और सुनो, टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, सुनो, टेम्परेचर के साथ रिलैक्सेशन टाइम का क्या रिलेशन है। सोचो अगर आप कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कैसे बढ़ाओगे, हीट एनर्जी को देखो तभी तो बढ़ेगा, जब हीट एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे तभी तो बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब एनर्जी और दे दी, ले तू और ले, इलेक्ट्रॉन को और गर्म कर दिया, तो और जल्दी जल्दी वो टकराने लगा, उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन बढ़ गया, रिलैक्सेशन टाइम घट गया। यस, तो टेम्परेचर के साथ ध्यान रखना बेटा, किसके साथ बता रहा हूं मैं, टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है, टाउ का रिलेशन किसके साथ बताओ, टेम्परेचर के साथ की बात कर रहा हूं मैं। एक मिनट रुक जाओ, हाँ किसके साथ मैं बात कर रहा हूं, सोच के जवाब देना। मैं बात कर रहा हूं, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं बेटा कि अगर मैं टेम्परेचर के साथ बताऊं तो याद रखना रिलैक्सेशन टाइम का टेम्परेचर के साथ इनवर्सली रिलेशन। टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली नहीं होता, कैसा होता है, इनवर्सली। कैसे, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाए। तो सोचो, जब टेम्परेचर का रिलैक्सेशन टाइम के साथ इनवर्सली है, जब ये टेम्परेचर के इनवर्सली है, तो ड्रिफ्ट स्पीड भी फिर बोल सकते हो आप कि हाँ सर, फिर तो आप ये बोल सकते हो कि जो ड्रिफ्ट स्पीड होगा वो भी टेम्परेचर के साथ क्या होगा, इनवर्सली, है ना। फिर आप बोल सकते हो ना बेटा, बोलो क्या बोल सकते हो आप, बताना जरा, ध्यान से बताओ, आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर कि सर जब टेम्परेचर के साथ आपने कहा कि रिलैक्सेशन टाइम का क्या रिलेशन है, बताना जरा, फिर से लिख देता हूं, जगह बना दी है मैंने। अभी मैं क्या पढ़ा रहा था कि टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है, रिलैक्सेशन टाइम का इनवर्सली रिलेशन होता है, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ इनवर्सली रिलेशन होता है। ओके, तो जब टेम्परेचर के साथ इनवर्सली होगा तो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली ड्रिफ्ट स्पीड है, तो ड्रिफ्ट स्पीड का भी टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन बनेगा, इनवर्सली बनेगा। ये सब बात याद रखना, इतने पॉइंट्स को याद, क्या क्या याद रखना है बेटा, याद रखना है ये कि ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली, वोल्टेज के डायरेक्टली, लेंथ के इनवर्सली, टेम्परेचर के इनवर्सली। टेम्परेचर बढ़ाओगे ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाएगी, कैसे, टेम्परेचर बढ़ाओगे रिलैक्सेशन टाइम कम, जल्दी जल्दी टक्कर, ये कम हो जाएगा।
ये कम हो जाएगा तो ड्रिफ्ट स्पीड भी कम। तो किसी के साथ रिलेशन आ सकता है पेपर में, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कैसे कैसे हमने डिराइव किया ये आपको पता चल गया। ड्रिफ्ट स्पीड होता क्या है पहले ये बताओ। ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं किसी, ये भी समझ में आ गया बेटा क्या होती है ड्रिफ्ट स्पीड, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन पहले रैंडम थर्मल स्पीड से मूव करते हैं, उनकी एवरेज वैल्यू 0 होती है, कोई करंट वरंट नहीं बनता, जब तक एंड टू एंड ना जाए करंट नहीं बनेगा। फिर हमने जैसे ही बैटरी अप्लाई कर दिया तुरंत फोर्स फील किया, फोर्स से एक्सीलरेशन आया, एक्सेशन से अब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेंगे तो क्या होगा पता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करना शुरू करेंगे तो कोलाइड टकरा टकरा के जाएंगे, उनको एक फ्री टाइम मिलता है चलने का, उसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। उसी में वो अपनी स्पीड बदलते हैं एक्सीलरेशन से, और अब जो स्पीड आती है उनके एवरेज को हम क्या कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। फिर मैंने क्या बताया, सबको वैल्यू रखो v1 v2 की इस फॉर्मूले से निकालकर, सब वैल्यू हमने रख दिया, रखने के बाद सॉल्व किया, u को अलग किया, a कॉमन लेके टाउ को अलग किया, यहां पहुंचे, ये फॉर्मूला आ गया ड्रिफ्ट स्पीड का। ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड के भी वोल्टेज के डायरेक्टली लेंथ और टेम्परेचर के इनवर्स। तो ये जो हमने पढ़ाया दैट वाज व्हाट ड्रिफ्ट स्पीड, तो समझ में आ गया। अब यहां पर एक बात ध्यान से सुनने वाली बात है और अच्छे से सुनने वाली बात है, मैं आपको बता दूं कि जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है ना, ड्रिफ्ट स्पीड, इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो याद रखना इन मिलीमीटर पर सेकंड में होती है, काफी छोटी मिलीमीटर पर। ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू मिलीमीटर पर सेकंड में, नॉट वेरी लार्ज, मिलीमीटर पर सेकंड। फिर ये बताया जाता है, जरा ध्यान से सुनना, एक कॉन्सेप्चुअल सवाल आता है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल, इसी पे ड्रिफ्ट स्पीड दो सवाल आते हैं। पहला सवाल देखो, पहला सवाल ये आता है बेटा कि जब आपने बैटरी कनेक्ट नहीं किया, जब आपने बैटरी कनेक्ट नहीं किया था तब जो इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, अभी बैटरी कनेक्ट नहीं है तो अभी जो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा चलने का, जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे थर्मल स्पीड से, वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। जब आप बैटरी कनेक्ट नहीं करते हो तो उस समय तब तक एट दैट टाइम, उस टाइम तक जो चलने का पाथ होता है, रास्ता होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन आप जैसे ही बैटरी कनेक्ट कर देते हो इस कंडक्टर में, तो अब जैसे बैटरी का मतलब क्या हो गया, एक एंड प्लस एक माइनस, तो अब क्या होगा, अब जो इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेंगे वो पैराबोलिक पाथ, क्योंकि आपको पढ़ा चुका हूं मैं फर्स्ट चैप्टर में कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाती है तो चार्ज के चलने का पाथ पैराबोलिक हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन अब पैराबोलिक पाथ में चलना शुरू करेंगे, ये सब याद रखना। जब तक नहीं अप्लाई किया था स्ट्रेट पाथ में चले, तब तक वो स्ट्रेट पाथ में, और बाद में पैराबोलिक पाथ में। ये सब कॉन्सेप्चुअल सवाल आता है। दूसरा सवाल आता है इसी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कि एक बात बताओ कि जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करते हैं क्या उसी समय एट दैट टाइम करंट बनना शुरू हो जाता है, बोलोगे हाँ, जैसे आप बैटरी कनेक्ट करते हो करंट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, लेकिन आउटपुट लेने के लिए वी हैव टू वेट कि सारे इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक आना जाए। आउटपुट हमें तभी मिलेगा जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड तक आना जाए। तो एज वी कनेक्ट द कंडक्टर by the battery, immediately at the same time current start to form, but to find the output we have to wait the all electrons should move from one end to another end। ये सब याद रखना, ये सब ड्रिफ्ट स्पीड पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे से याद रखना बेटा। तो अब जब आपने ये दोनों कॉन्सेप्चुअल देख लिया, ये दोनों कॉन्सेप्चुअल किस पे थे, ड्रिफ्ट स्पीड पे थे, याद रखना ये दोनों कॉन्सेप्चुअल ड्रिफ्ट स्पीड पे थे। ओके, अब यहां पर मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन, ध्यान से सुनो, करंट आई एंड ड्रिफ्ट स्पीड। इसमें करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में रिलेशन बताने जा रहा हूं मैं, एक अच्छा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से देख। बोलोगे सर 2 मिनट में आप बता सकते हो मेरे को, तो बता सकता हूं, ठीक है। ये कंडक्टर, ये आपकी बैटरी, माइनस प्लस बैटरी, कंडक्टर की लंबाई।
इसे समझना है तो ध्यान से समझो, इसमें कुछ चीजें मैं फॉलो करूंगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा और करंट इधर से जाएगा। सबसे पहले एक एन लो, कैपिटल एन। कैपिटल एन है क्या? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और एक एन और लेंगे हम, ध्यान से सुनना, इसमें ए दो एन की बात आएगी। एक एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अभी पता, इसे हम शॉर्ट में नंबर डेंसिटी भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को दो चार नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स काउंटिंग करना इम्पॉसिबल, कोई नहीं काउंट कर सकता, कितना भी एक्सपेरिमेंट कर ले। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना बहुत मुश्किल काम होता है, तो हम उसे ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सिर्फ यूनिट वॉल्यूम का ही डाटा लेते हैं, तो उसे कहते हैं नंबर डेंसिटी, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। अब मान लो यहां पर कुछ चीजें और माननी पड़ेगी। ए मान लो, ए क्रॉस सेक्शन ए, और यहां पे जब इतना कुछ पता है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सोचो आप, कंडक्टर का जानते हो ना, जब एरिया पता है तो एरिया इनटू लेंथ, ऑब्वियसली एरिया इनटू लेंथ, है कि नहीं? अब स्मॉल एन कैपिटल एन में क्या फर्क है, याद रखना। टोटल कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों में फर्क समझो। तो मैं स्मॉल एन का मतलब समझाऊं तो इसका मतलब यही है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ। यानी कि कैपिटल एन को मैं लिख सकता हूं एन इंटू ए इंटू एल। दोनों क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी। सब याद रखना। अब बताना जरा ध्यान से, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर में कितने चार्जेस होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, 4, 1000, जो भी। अब इलेक्ट्रॉन से चार्ज कितना बनेगा ये पता करो, तो चार्ज जो डेवलप होगा वो n इंटू ई, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आपने, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। 5-10 मिनट ध्यान से दोगे बेटा, खत्म कर रहा हूं मैं क्लास। n इंटू ई, n का मतलब क्या हो गया? अब कैपिटल N तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे स्मॉल n में बदल दो तो क्या हो गया? NaL इंटू ई। अब आ जाओ करंट में। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई टी। Q की वैल्यू रख दो बेटा NaLe बाई टी। ओके, ठीक है। अब बताओ तो, सोचो, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आएंगे तो कितनी दूरी तय करेंगे? L, टाइम है T, तो आप जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेंथ अपॉन टाइम को हम स्पीड कहते हैं। वही स्पीड, कौन सी स्पीड यहां होगी? ड्रिफ्ट स्पीड, सारे इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड। तो I इक्वल टू एक फॉर्मूला बन गया, बस यही फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था, ANEVD। यस, एक फॉर्मूला तो था ही पहले से करंट का, चार्ज अपॉन टाइम, एक नया फॉर्मूला बन गया बेटा ANEVD। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द करंट। इसमें एरिया है क्रॉस सेक्शन, नंबर डेंसिटी है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ड्रिफ्ट स्पीड। याद रखना, ये फॉर्मूला भी है और जो भी। अब इसी में करंट, इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं तो एक टॉपिक आता है जिसे हम जे कहते हैं। तो सर ये जे क्या है? जे को कहते हैं करंट डेंसिटी। जे इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अब बोलोगे सर ये क्या चीज है? सर ये क्या क्या चीजें आ रही हैं आज, हाँ हमने तो सुना ही नहीं कभी नाम, करंट डेंसिटी। अब ये करंट डेंसिटी क्या है? तो करंट डेंसिटी के बारे में बताया जाता है कि करंट डेंसिटी, ध्यान से सुनना बेटा, कि करंट डेंसिटी जो होता है, इसे जे कहते हैं, ये होता है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। यस, ये क्या होता है? जो करंट फ्लो करता है पर यूनिट एरिया, मतलब पूरे एरिया में नहीं, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको करंट डेंसिटी है। तो करंट बट पर यूनिट एरिया का करंट। तो अगर यहां से देखा जाए तो I अपॉन ए रखोगे तो I की वैल्यू अगर पूरी रख देते हो, क्या ANEVD अपॉन ए, तो ए कट जाएगा, क्या बच जाएगा बताना? जे का फॉर्मूला क्या बच जाएगा? NEVD। यस, ये है किसका फॉर्मूला? करंट डेंसिटी का। अब आपको पता है आजकल MCQ का टाइम आ गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जरा आप सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया हम डबल कर दें तो करंट डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा?
बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे सर ये फॉर्मूला आपने पढ़ाया था सर मेरे को, अगर एरिया डबल कर दोगे, बढ़ा दोगे तो ये कम हो जाएगा, जबकि बहुत बात ये है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहां से देखने पे इन्वर्सली लग रहा है, बल्कि फैक्ट ये है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बोलोगे क्यों सर? एरिया अभी दिख रहा है, बट करंट को जैसे ही खोलोगे एरिया का काम खत्म हो जाएगा। करंट डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? बताओ किस पे डिपेंड करता है करंट डेंसिटी बेटा? सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? एक मिनट, किस पे डिपेंड करता है बताओ? ये डिपेंड करता है सिर्फ ड्रिफ्ट स्पीड, एरिया पे डिपेंड नहीं करता। देखने में लग रहा है बट एरिया खत्म हो जाता है। और ड्रिफ्ट स्पीड जिस पे इस पे डिपेंड करेगा, अभी पढ़ाया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, वोल्टेज पे, लेंथ पे, टेम्परेचर पे, उसी पे ये भी डिपेंड करेगा। ये था टॉपिक करंट डेंसिटी, याद रखना। अब इसी में एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, छोटे छोटे टॉपिक है। बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या चीज है, ये समझाओ। इसे हम म्यू से इंडिकेट करते हैं, म्यू। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या चीज है, अब ये समझाओ। होता ये है कि आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, कहीं आ सकते हैं, जा सकते हैं, उसे हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसी को कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स सब कंडक्टर में ऐसा थोड़ी है कि एक ही बराबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, किसी का रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा, किसी का रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। तो ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है ये बताता है एबिलिटी क्या होने की, इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की, वो कितना फ्री जा सकता है। तो वो ऐसे देखने में तो पता चलता नहीं है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन की फ्री, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, मोबाइल होने की एबिलिटी, तोड़ो इसको, मोबिलिटी मोबाइल, फ्री होने की एबिलिटी। तो ये निकालने का फॉर्मूला याद रखना बेटा, फॉर्मूला है इसका, ध्यान से सुनना, मोबिलिटी का। एक मिनट, बोर्ड में दिक्कत आ रही है, देखते हैं सही। फॉर्मूला होता है, याद रखना, जो भी उस कंडक्टर में ड्रिफ्ट स्पीड है वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? मोबिलिटी। ये फॉर्मूला क्या चेक करने का है? इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, कि किसी कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपके पास भी कंडक्टर है, मेरे पास भी कंडक्टर है, दोनों में किसके कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री है, ज्यादा मोबाइल है। तो म्यू से चेक करते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड जो भी है इसके अंदर, वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया उससे डिवाइड कर दो। अब एक बात देखो, अब अगर सोचने वाली बात है कि अगर आप ड्रिफ्ट स्पीड को, अब आप यहां से देखने में क्या लग रहा है कि ये मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के इनवर्सली है, बट जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा ही नहीं। देखो अभी आप 2 मिनट में ड्रिफ्ट स्पीड को खोलो, अभी फॉर्मूला पढ़ाया था, ई टाउ बाई एम। ये फॉर्मूला ड्रिफ्ट स्पीड का हो गया। अभी 10 मिनट वीडियो बैक करो, वहां पे पढ़ाया ना मैंने, और डिवाइडेड बाई ई, तो ई और ई कट गया, क्या बचा? ई टाउ बाई एम। यस, यानी कि मोबिलिटी, देखे इलेक्ट्रिक फील्ड कट गया, चार्ज और मास फिक्स होता है, तो मोबिलिटी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? टाउ पे। टाउ का मतलब रिलैक्सेशन, और किसी पे डिपेंड नहीं। इसलिए यहां देखने पे लग रहा था एरिया के साथ रिलेशन है, बाकी पता चला है ही नहीं, सिर्फ ड्रिफ्ट के साथ रिलेशन है। यहां देखने में लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है, पता चला बाद में है ही नहीं, ये तो सिर्फ टेम्परेचर पे, ये तो सिर्फ टाउ पे डिपेंड करती है, सिर्फ टाउ। और टाउ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। तो आप बोल सकते हो फिर ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा सर। कैसे डिपेंड करेगा सर? कैसे डिपेंड करेगा सर? बताइए कैसे डिपेंड करेगा सर? एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ। कैसे डिपेंड करेगा बताओ जरा। अरे यार क्या हो रहा है बोर्ड को, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो टाउ के डायरेक्टली होता है और टाउ टेम्परेचर के इनवर्सली होता है, तो बोलोगे सर ये टेम्परेचर के इनवर्सली होता है। तो जो मोबिलिटी है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड किया, आपको समझ में आ गया। वो एक तो डिपेंड किया टाउ पे, तो फिर टेम्परेचर पे भी करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता। पहले नजर में लग रहा है डिफरेंशियल के हिसाब से करता है, जबकि डिफरेंशियल में जब खोलोगे ड्रिफ्ट को तो कट जाएगा, सिर्फ टाउ पे डिपेंड करेगा, रिलैक्सेशन टाइम और करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? इसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा फ्री होगा, तो रिलैक्सेशन टाइम भी ज्यादा होगा, है कि नहीं? और टाउ टेम्परेचर के इनवर्सली, तो ये भी इनवर्सली। ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे। अब मैं लास्ट क्लास खत्म करने से पहले मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, बस एक क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये है कि एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है 2 मीटर। सुनो, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है 2 मीटर, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे नंबर डेंसिटी कहते हैं, कॉपर का कंडक्टर है 10 to the power 29 पर मीटर क्यूब। देखो नंबर पर यूनिट वॉल्यूम,
क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, इसे गिवन है, ध्यान से सुनना। आपसे पूछा है कि बताओ फाइंड टाइम टू मूव या ड्रिफ्ट, किसको? इलेक्ट्रॉन को, कहां से कहां? एक एंड से दूसरे एंड जाने में। बोलोगे सर एक, ध्यान से क्या करोगे? सबसे पहले आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, और इसमें एक चीज और मैं बताना भूल गया, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 5 एम्पियर, ये भी गिवन था। तो बोलोगे सर करंट का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ाया, ANEVD। करंट कितना है सर? 5। एरिया कितना है? 10⁻⁻²। एन कितना है? 10⁻29। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ड्रिफ्ट स्पीड। ये हमें नहीं पता, सब कुछ पता है। अब आप सॉल्व कर सकते हो। अब मैं क्या बताऊं आपको? 5 = 1.6, 10 का पावर सॉल्व करो, 29 ऐड कर दो, पावर सब ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है। पहले बताओ कितना हो जाएगा? 29 10 और ये 2, 10 का पावर 8 आ गया ना, 2 ड्रिफ्ट स्पीड। फिर ड्रिफ्ट स्पीड कितना आ गया बेटा? सोचो, 5/1.6 इंटू 10⁻⁻8, जो भी आ गया। ये तो ड्रिफ्ट स्पीड आ गया। आपको ड्रिफ्ट स्पीड नहीं निकालना, आपको तो पता करना है जब इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड जाएगा तो टाइम क्या लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला फिर क्या होता है बताओ? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो चलेगा सारा का सारा वो तो निकाल चुके ड्रिफ्ट स्पीड से, फिर टाइम कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन, जो कंडक्टर की लेंथ है, जितनी लंबाई है उतना ही आएगा ना, उतना ही डिस्टेंस तय करेगा ना। एल पता है अपॉन ड्रिफ्ट स्पीड। फिर यहाँ पे रखोगे 2, तो आ जाएगा 2 इंटू 1.6 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻, जो भी आएगा चला जाएगा। बाकी सॉल्व करते रहना, ऊपर जाएगा पावर, इतना सेकंड इज द आंसर। सॉल्व करना है डेसिमल हटा के, वो तो आपका काम है मैथ से। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला? करंट दिया हुआ था, इस फॉर्मूले से ड्रिफ्ट स्पीड, फिर टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड, एक एंड से दूसरे एंड आने में लेंथी डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम आ गया इलेक्ट्रॉन के चलने का एक एंड से दूसरे। तो ये फॉर्मूले पे ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से एक बार देख लो, ये आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब एक कॉन्सेप्ट बताओ लास्ट में, क्लास खत्म करने से पहले। कॉन्सेप्ट ये है कि करंट का फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट आता है, होता है ANEVD। पेपर में आया कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो एरिया बहुत स्मॉल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी बहुत स्मॉल होता है, कहना ही नहीं, ये तो बहुत स्मॉल होता है। पावर क्या होता है? 10⁻⁻19 होता है। और ड्रिफ्ट स्पीड भी स्मॉल होती है, याद करो मैंने पढ़ाया था कितना, ये मिलीमीटर पर सेकंड में होती है। तो बोला जाएगा यार ये स्मॉल, ये स्मॉल, ये स्मॉल, फिर भी करंट हमें एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट में कैसे मिल जाता है? तो बोलोगे सर ये स्मॉल, ये स्मॉल, ये स्मॉल, ये देख रहे हो ये बहुत बड़ी वैल्यू में होता है, भी बताया नहीं यानी आपने एक सवाल में 10⁻29। तो ये अकेले इतना बड़ा होता है कि इन तीनों को संभाल लेता है और तीनों के मिनिमम वैल्यू को मैनेज कर लेता है खुद अकेला। इसी कारण दैट्स व्हाई we get a good amount of current, even area is small, even charge of electron is very small, even drift speed is small, but due to the large value of number density of electron we get a respectable amount of current. तो आज मैंने बेटा ड्रिफ्ट स्पीड पूरा पढ़ा दिया, एकदम छोड़ा ही नहीं। करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन, क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, सब कुछ पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ओम्स लॉ के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको पढ़ो, रिवाइज करो, अपना ध्यान रखो और वीडियो को लाइक शेयर आगे करते। थैंक यू।